नमस्कार। आज हम थोड़ा पीछे चलते हैं समय में। प्राचीन भारत के उस दौर में जब बड़े बड़े राज्य बन रहे थे। मेरा मतलब है महाजनपद काल। जी बिल्कुल। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भी पहले की बात है, जब ये शक्तिशाली राज्य उभर रहे थे। और इनके बारे में जानने के लिए हमारे पास सोर्सेस क्या हैं, मतलब कहाँ से पता चलता है इनके बारे में? देखिए, ज्यादातर जानकारी जो है वो हमें बौद्ध और जैन धर्म के जो शुरुआती ग्रंथ हैं उनसे मिलती है। उनमें इन 16 महाजनपदों का जिक्र आता है। 16? अच्छा, तो आज की चर्चा में हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये महाजनपद आखिर थे क्या, यहाँ मतलब शासन कैसे चलता था। हाँ, और ये भी कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है ये इतना अहम क्यों माना जाता है इतिहास में। हाँ, ये जरूरी सवाल है। क्या कुछ खास बदल रहा था उस वक्त, जैसे राज्यों का बनना या फिर लोहे का इस्तेमाल? बिल्कुल, कई सारे बदलाव एक साथ हो रहे थे। एक तो ये बड़े राज्य बन रहे थे, दूसरा जैसा आपने कहा लोहे का इस्तेमाल बढ़ रहा था, खेती में, औजारों में। अच्छा, लोहे से क्या फर्क पड़ा? लोहे के हल वगैरह से गहरी जुताई संभव हुई, खेती बेहतर हुई, तो अनाज ज्यादा पैदा होने लगा। और ज्यादा अनाज का मतलब? ज्यादा अनाज का मतलब कि अब आबादी का एक हिस्सा खेती के अलावा दूसरे काम कर सकता था, जैसे सैनिक बनना या शिल्पकार बनना। इसी से बड़े शहर बसे, सेनाएं रखी जाने लगीं, और हाँ, सिक्के भी चलने लगे थे इसी दौरान। और नई सोच भी तो आ रही थी, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। हाँ, बिल्कुल, ये सब एक साथ हो रहा था। ये सच में एक बड़े बदलाव का, एक ट्रांजिशन का दौर था। अच्छा, तो इन राज्यों में, मतलब महाजनपदों में शासन कैसे चलता था? क्या सब जगह राजा ही थे? देखिए, ज्यादातर में तो राजा का ही शासन था, जिसे हम राजशाही कहते हैं। लेकिन कुछ बड़े इंटरेस्टिंग केस थे जिन्हें गण या संघ कहा जाता था। गण, संघ, ये क्या थे? इनमें कोई एक राजा नहीं होता था, बल्कि लोगों का एक समूह मिलकर शासन चलाता था। और मजे की बात यह है कि उस समूह का हर सदस्य राजा कहलाता था। अरे, ये तो बिल्कुल अलग सिस्टम है। हाँ, बहुत अलग। और भगवान महावीर और भगवान बुद्ध वो इन्हीं गणों से आते थे। अच्छा, तभी शायद उनकी शिक्षाओं में वो समूह वाली, समानता वाली बात पर जोर है। बिल्कुल, ये कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ संघों में, जैसे वज्जी संघ का जिक्र आता है, वहां तो जमीन जैसे जो आर्थिक संसाधन थे उन पर भी शासक वर्ग का सामूहिक नियंत्रण होता था। मतलब राजा की तरह नहीं कि सब कुछ उसी का है। नहीं, यहाँ सामूहिक नियंत्रण था। ये उस जमाने की राजशाही वाली सोच से काफी हटकर था। जाहिर है, चाहे राजा हो या गण, राज्य चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही। किले बंद राजधानी बनानी है, सेना रखनी है, अधिकारी हैं। हाँ बिल्कुल, खर्चा तो था। तो ये पैसा कहाँ से आता था? देखिए, मेन सोर्स तो टैक्स ही था। किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से कर लेते थे, भेंट भी ली जाती थी। और हाँ, एक तरीका और था, पड़ोसी राज्यों पर हमला करके धन लूटना, ये भी चलता था। अच्छा, तो लूटपाट भी एक सोर्स ऑफ इनकम थी। हाँ, उस जमाने में ये आम बात मानी जाती थी एक तरह से। और इसी समय के आसपास वो धर्मशास्त्र ग्रंथ भी लिखे जाने लगे थे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्मशास्त्र लिखना शुरू किया। ये क्या थे, मतलब नियम कानून? हाँ, एक तरह से नियम कानून की किताबें कह सकते हैं। इनमें राजा के क्या कर्तव्य हैं, प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, समाज के अलग अलग वर्गों के लिए, मतलब वर्णों के लिए क्या नियम है, ये सब बताया गया। अच्छा, राजा के लिए भी नियम? हाँ, राजा से उम्मीद की जाती थी कि वो नियमों का पालन करेगा, प्रजा की रक्षा करेगा। और अक्सर ये भी कहा जाता था कि राजा क्षत्रिय वर्ण से होना चाहिए। तो ये ग्रंथ एक तरह से समाज को और राजशाही को एक स्ट्रक्चर दे रहे थे। बिल्कुल, व्यवस्था बनाने की कोशिश थी। और इसी व्यवस्था को चलाने के लिए फिर स्थायी सेनाएं भी रखी जाने लगी, कुछ राज्यों में, जैसे मगध में। और कुछ में? कुछ राज्य अभी भी सहायक सेना पर निर्भर थे, मतलब जरूरत पड़ने पर किसानों में से ही लोगों को सेना में भर्ती कर लिया जाता था। अच्छा, इन 16 में से कुछ सबसे ज्यादा ताकतवर या मशहूर महाजनपदों के नाम बता सकते हैं? हाँ जरूर। देखिए, लिस्ट थोड़ी अलग अलग मिलती है, पर कुछ नाम बार बार आते हैं। जैसे वज्जी, जो अपने गणराज्य सिस्टम के लिए फेमस था। फिर मगध, जो बाद में बहुत बड़ा साम्राज्य बना। हाँ, मगध का तो बहुत नाम है। बिल्कुल। फिर कोशल, कुरु, पांचाल, ये गंगा घाटी के बड़े राज्य थे। गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, वो शिक्षा का बड़ा केंद्र था। और मध्य भारत में अवंती था। और इनमें से कई आज के उत्तर प्रदेश वाले इलाके में थे, है ना? हाँ, ये दिलचस्प बात है। काशी, कोशल, वत्स, कुरु, पांचाल, शूरसेन, मल्ल, चेदी, ये 8 तो यूपी वाले क्षेत्र में ही पड़ते थे। काशी, कोशल, वत्स की तो खूब ख्याति थी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये महाजनपद काल
प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। बिल्कुल। यहाँ हमें बड़े राज्यों का उदय दिखता है, राजनीति बदल रही थी, समाज बदल रहा था, अर्थव्यवस्था बदल रही थी और शासन के अलग अलग तरीके भी दिखते हैं, राजशाही भी और गणराज्य भी। और इसी माहौल में, जैसे हमने पहले कहा, बौद्ध और जैन धर्म जैसी नई विचारधाराएं भी सामने आईं। सही था। ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक वैचारिक और धार्मिक मंथन का भी दौर था। पुरानी वैदिक परंपराओं पर सवाल उठ रहे थे और नए जवाब तलाशे जा रहे थे। हाँ, और ये बात भी सोचने वाली है कि हमें इन गण राज्यों या संघों के बारे में जानकारी राजशाही राज्यों के मुकाबले कम क्यों मिलती है। स्रोत कहते हैं कि उनका इतिहास लिखना मुश्किल रहा है। बिल्कुल, और यही एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर स्रोत कम है तो हम शासन के इन अलग तरीकों के बारे में, उनके समाज के बारे में, उनके खत्म होने के कारणों के बारे में शायद बहुत कुछ जरूरी जानने से चूक रहे हैं। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।